अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद को सजा और 9 मई वाकयात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फैज हमीद के मुबैना गठजोड़ को लेकर हुकूमत की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दबाव बढ़ाया जा रहा है और हुकूमती रहनुमा दावा कर रहे हैं कि 9 मई के वाकयात में फैज हमीद इमरान खान के खिलाफ गवाही देंगे। यानी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफे के दावे किए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल नई सियासी कमेटी का ऐलान करके अपनी सफ़ों में एक बार फिर इख्तलाफात को जन्म दे दिया है, क्योंकि 2 दिसंबर को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिदायत के बाद कल पीटीआई की जानिब से नए अरकान पर मुश्तमिल सियासी कमेटी की फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें कई ऐसे रहनुमा के नाम गायब थे जो न सिर्फ पहले सियासी और कोर कमेटी का हिस्सा रह चुके हैं बल्कि माजी में अहम पार्टी और हुकूमती ओहदों पर भी फाइज रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के दस्तखत से जो नई फहरिस्त जारी की गई है, उसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकजई, शिबली फराज, असद कैसर समेत 23 अरकान शामिल हैं। मगर अहम बात यह कि इस फहरिस्त में साबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, सेनेट में पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर, कौमी असम्बली में नए नामजद पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, जुल्फी बुखारी, अमजद अली खान, आजम सवाती और शहरियार आफरीदी के नाम शामिल नहीं हैं, जिस पर पार्टी के अंदर से आवाज़ उठना शुरू हो गई है। पीटीआई की पुरानी सियासी कमेटी का हिस्सा रहने वाले रहनुमा अली मोहम्मद खान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि मुझे इल्म नहीं कि इस नाजुक वक्त में सियासी कमेटी को ख़त्म करने की ज़रूरत क्यों पेश आई और क्यों और किसने खान साहब को सियासी कमेटी ख़त्म करने का मशवरा दिया। अली मोहम्मद खान ने लिखा कि बावजूद इसके कि मैं इस फैसले की टाइमिंग और इंतखाब के तरीक़ेकार पर इख्तलाफ रखता हूँ, लेकिन मैं इस फैसले को सपोर्ट करूँगा और ये मशवरा ज़रूर दूंगा कि जिन रहनुमाओं को खुद इमरान खान ने सियासी कमेटी का हिस्सा बनाया था, उनकी अक्सरियत को निकालना सियासी दानिशमंदी नहीं। अवाम को कमेटी के खेल में कोई दिलचस्पी नहीं, उनको सिर्फ इमरान खान बाहर चाहिए। अली मोहम्मद खान सवाल कर रहे थे कि पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को सियासी कमेटी से क्यों निकाला गया। अहम बात यह कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 2 दिसंबर को सियासी कमेटी को तहलील करने का ऐलान करते हुए हिदायत की थी कि सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं कि वो एक नई मुख्तसर कमेटी बनाए जो कि सियासी हिकमत अमली वज़ा करे और इस पर अमल दरामद करवाए। और पार्टी के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने इमरान खान के इस फैसले की वजह बताते हुए कहा था कि सियासी कमेटी तहलील करने की एक वजह यह भी है कि कमेटी के फैसले लीक हो जाते हैं, जबकि कमेटी को तहलील करने की तजवीज़ कई बार कमेटी अराकीन की जानिब से पेश की जा चुकी है। बहरहाल अब देखना होगा कि नई सियासी कमेटी बानी पीटीआई की रिहाई के लिए क्या लाएमल बनाती है, क्योंकि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहनें और रहनुमा जेल में इमरान खान के साथ नारवा सलूक करने के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जबकि कल अक़वाम मुत्तहिदा की खसूसी नुमाइंदा एलिस जिल एडवर्ड्स ने इमरान खान के साथ जेल में नारवा सलूक की इत्तलात पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत पर जोर दिया है कि वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को नामुनासिब हालात में कैद में रखे जाने के से मुतल्लिक इत्तलात पर फौरी और मौसर कार्रवाई करें। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। ज्वाइन किया है पीटीआई के सीनियर रहनुमा और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने। फिरदौस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फिरदौस साहब, बानी पीटीआई इमरान खान के कहने पर आप लोगों ने अपनी जो सियासी कमेटी है उसको दोबारा तश्कील दिया है, जिसमें 23 अरकान हैं। एक तो ये बताइएगा कि क्या वजह है कि इस कमेटी को दोबारा तश्कील दिया गया है, और दूसरा एक ये एतराज़ भी सामने आ रहा है कि कुछ साबिक पीटीआई के रहनुमा हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया, जिसमें साबिक सदर आरिफ अलवी साहब हैं, खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब हैं, सेनेटर अली जफ़र, शाहिद खटक, शहरियार आफरीदी, अली मोहम्मद खान साहब, ये सीनियर रहनुमा है पीटीआई के, इनको नहीं शामिल किया गया। क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, अगर आपने इस पार्टी की इस वक्त तश्कील देखी हो पॉलिटिकल कमेटी की, तो मैं ब्रेक डाउन दे देता हूँ आपको। 4 पार्टी के सीनियर मोस्ट ऑफिस बेयरर्स हैं, चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बाय पोजीशन, नॉट बाय एज इंडिविजुअल्स। उसके बाद 6 टेरिटरीज रिकॉग्नाइज करती है पीटीआई, 4 प्रोविंसेस, 2 स्पेशल टेरिटरीज, गिलगित बल्तिस्तान, एजेके। उनके जो पार्टी के हेड्स हैं 6 वो आ गए, 10 हो गए। उसके अलावा विमेन विंग 11, माइनॉरिटी विंग 12, हमारे 2 जो हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन बोथ द हाउस 14, पंजाब असेंबली के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन 15, हमारे हकीकी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द सेनेट 16, विच इज शिबली फराज, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हकीकी उमर यूब खान 17,
आपको हर आदमी को पोजीशन के अगेंस्ट मिलेगा। हमारे ओवरसीज चैप्टर के 18, हमारे चीफ विप इन बोथ द हाउसेज 20। सही। तो अगर कैसर साहब एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, एवरी पर्सन इज देयर बिकॉज ऑफ अ टाइटल पोजीशन ही इज होल्डिंग। जो ये बाकी हजरात के आपने नाम लिए निहायत काबिल एहतराम है, बहुत वैल्यूबल है। हमने अपना मोडस ऑपरेंडी चेंज कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड कमिटीज टू असिस्ट द पॉलिटिकल कमेटी। The political committee's main task is to make the whole Tehreek-e-Insaf a well-lit organized unit. तो इसीलिए ऑफिशियल्स को करके पहले जो थी वो तादाद 46 हो गई थी। सही है। जिसकी वजह से हमारी एजिलिटी। फिरदौस साहब, एक दो नाम, जैसे सेनेट में आपके पार्लिमानी लीडर हैं सेनेटर अली जफर, उनको नहीं शामिल किया गया। फिर अली अमीन गद्दाफी साहब साबिक वजीर आला हैं, उनको नहीं शामिल किया गया। अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि मेरा नाम तो इमरान खान ने खुद डलवाया था सियासी कमेटी और कोर कमेटी में, और कुछ मेरे साथी उनका भी डलवाया था, उनको भी निकाल दिया आपने। अच्छा देखिए, बात सारी मैंने अभी कोशिश की, किसी को निकाला नहीं गया है, किसी को पार्टी से निकाला जा भी नहीं सकता। हमारी पार्टी के कानून के अंदर हमने दरवाजे सबके लिए खोले हुए, निकालने का तो इन लोगों का, जिन लोगों ने से निकाल दिया। जी जी। नहीं, तो देखिए सियासी कमेटी को छोटा करना मकसूद था। अगर तमाम लोग, जिनको देखे जितने 46 लोग थे और जितने 84 लोग कोर कमेटी में हैं, उन सबको खान साहब ने नामजद किया हुआ था, लेकिन उससे फंक्शनैलिटी इम्पैक्ट हो रही थी। उस फंक्शनैलिटी को, एजिलिटी को रिस्टोर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ गो है कि अल्लाह मियाँ इसमें कामयाबी दे। ठीक है फिरदौस साहब, इसमें एक और वजह भी बताई थी। एक तो आप वजह बता रहे हैं, कुछ अर्से पहले जब ये पूछा गया था असद कैसर साहब से, उन्होंने कहा कि कुछ सियासी कमेटी में बातें हैं जो बाहर लीक हो जाती हैं। तो क्या ये वजह समझी जाए कि कुछ लोगों को जो माइनस किया गया है, जैसे आप कह रहे हैं कमेटी छोटी करने के लिए किया है, लेकिन क्या ये भी वजह है कि बातें लीक हो रही थी बाहर? शहजाद साहब, मुझे तो एक चीज पता है कि उर्दू की बड़ी मशहूर ज़ल्बुल मिसल है कि दीवारों के भी कान होते, ठीक है, और जब भी एक के बजाय दो शख्स हो जाते हैं तो पता चल जाता है कि या इसने कही या इसने कही। तीसरा शख्स जहां आता है तो इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती कि आप किसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये तो वजह मैं ना कभी किसी को दूंगा छोटी करने के लिए। आपको अपने जो बातें कर रहे हैं, आपको उसकी सीक्रेसी इंश्योर करने के लिए अगर आप अपने मेंबर्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तो इट इज अ वेरी सैड डे। सही। अब ये बताइएगा कोई हिकमत अमली आगे जाके क्या होगी, क्योंकि फिलहाल तो देखें जैसे आपके चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम तो यहां से शुरू हुए थे कि इमरान खान को रिहा करो, अब हम इस पर आ गए हैं कि इमरान खान से मुलाकात करने दो। तो क्या हिकमत अमली होगी इस सियासी कमेटी की जिससे इमरान खान से मुलाकातों का मामला हल हो जाए? शहजाद, मैं आपके शो के तवस्सुत से पाकिस्तान की बात करना चाहता हूँ। हमारी सारी हिकमत अमली जो है वो हमारे मुल्क के गिर्द घूमती है। हमें पाकिस्तान की बेहतरी सोचते हैं, हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। पाकिस्तान के हालात बेहतर करने के लिए पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम चाहिए, और जब इतनी कॉन्फ्लिक्ट जोर की हो जाए और पोलराइजेशन बढ़ जाए तो अनकंडीशनली द पार्टीज मस्ट सिट डाउन ऑन द टेबल एंड स्टार्ट टॉकिंग अगर दे आर बोथ कमिटेड टू अचीविंग द सेम गोल एंड ऑब्जेक्टिव व्हिच इज द बेटरमेंट ऑफ देयर कंट्री। इसलिए जो महमूद खान अचकजई साहब ने पेशावर के जलसे में दावत दी है कि हम तमाम सियासी जमातों के साथ बैठने को तैयार हैं, एंड एस्टेब्लिशमेंट मस्ट आल्सो पार्टिसिपेट इफ वी वांट टू मेक पाकिस्तान मूव फॉरवर्ड। आप कह रहे हैं कि हमें बेहतरी की तरफ जाना है, लेकिन जनरल फैज साबिक DGI उनका जो सजा हुई है 14 साल, उसके बाद हुकूमत का तो कुछ और इरादा लगता है। वो तो कह रहे हैं कि जो भी इनके साथ मुलविस थे, चाहे वो सियासी लोग हों चाहे वो जुडिशरी से हो, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। इनफैक्ट फैसल वावड़ा और कुछ और लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ 9 मई के केसेस में शवाहिद देने जा रहे हैं, बयान देने जा रहे हैं जनरल फैज। वो तो इस तरह की बातें कर रहे हैं जिससे लगता है कि मुश्किलात बढ़ने वाली हैं PTI और इमरान खान के ऊपर। देखिए, बड़ी सीधी सीधी वाली बात करता हूं। इशू आज ये नहीं है 9 मई PTI ने की, माफी मांगो।
पीटीआई अवाम के पास चली गई, अवाम ने 2/3 अक्सरियत डिक्लेयर कर दी। खुद आपका चैनल रात के 10 बजे की न्यूज बुलेटिन देख लीजिए, उसके रिजल्ट देख लीजिए कि 2/3 पीटीआई को दिला रहा था। फिर जो है ऑफ एयर हो गया टीवी, रिजल्ट आने बंद हो गए। भाई क्यों हो गए अगर कोई गड़बड़ नहीं थी? और फिर स्टैटिस्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल दैट रिजल्ट्स कैन चेंज दैट वे। तो वो जितनी बातें करेंगे, आज तक वीडियो नहीं आती, कुछ इलेक्शन, नहीं आती। आपको नहीं लगता इलेक्शंस और 9 मई के मामलात को अलग रखना चाहिए? जिसने भी 9 मई किया, आप कहते हैं हमारे नहीं थे, लेकिन अगर पीटीआई के थे या नहीं थे उनको तो अलग नहीं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि देखिए ना, अगर मोदी साहब ने गुजरात का मैसेकर किया, उसके बाद वो भी कह सकते हैं मैं तो 3 दफा वजीर आजम बन गया, तो फिर छोड़ो उस मैसेकर को, लेकिन हम उसको अलग करके देखते हैं ना कि जो वो आपने गुनाह किया उसका जुर्म है। तो यहां पे भी आप ये अगर कहें कि 9 मई बेशक हमारे लोगों ने किया हो, लेकिन वोट मिल गया हमें, तो फिर वो उसको जाने दो, ये तो नहीं हो सकता ना? नहीं होना चाहिए। मैं तो इसलिए मैं कहता हूं कि चलिए 2 बयानिए ले लेते हैं ना, कि पीटीआई भी सही कह रही है और वो भी सही कह रहे हैं, फैसला कौन करेगा? बना ले एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, बना दे, हम तैयार हैं। हम तो कहते हैं पूरे सबका एहतसाब होना चाहिए। We are the party which introduced accountability as the main focus, the cornerstone of its policies. तो फिलहाल आपको लग रहा है कि हुकूमत की बातों से, खासतौर पे जनरल फैज की सजा के बाद, कि वो बैठने के लिए तैयार होंगे, या आपको लगता है कि क्योंकि मेरे शो पे कुछ लोगों ने कहा कि यू हैव मिस्ड द बोट कश्ती निकल चुकी है अब? जी देखिए, बात ये है, वो कह रहे हैं वी हैव मिस्ड द बोट। हमें डर ये है कि अगर पाकिस्तान के हालात यूं रहे, और माजी में भी जो तारीख में हमने देखा, जब ऐसे हालात होते हैं, जब आप वोटर को डिसइनफ्रेंचाइज करते हैं, तो उसके नताइज अच्छे नहीं होते। 16 दिसंबर की तारीख आ रही है, आप जैसे एंकर हजरात अगर उस तारीख को दुहरा दे और उसके अवामिल बता दे, तो लोगों को वो वक्त और आज का वक्त साफ नजर आने लगेगा। आई होप हम उस तरफ ना जाएं। लेकिन फिरदौस साहब, एक आखिरी सवाल, आप लोगों ने कौमी कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है और उसमें कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी को भी आप लोग अप्रोच करेंगे, क्या अप्रोच किया गया है कि पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल हो? जी जहां तक मुझे पता है, क्योंकि मेरे कामों में से अप्रोच करना नहीं है, लेकिन ये एग्री तमाम पार्टीज को अप्रोच किया जाए, इंक्लूडिंग पीएमएलएन, उनको भी अप्रोच किया जाएगा? हमने अभी केपी में केपी के मसाइल के लिए जिनका कॉल किया जी, और हर जमात को बुलाया और सबने हमारे साथ एग्री किया, साइन ऑफ किया, नो कोलैटरल डैमेज, सही, और बातें की, चाहे उनकी फेडरल लेवल की पार्टी उसको ओन नहीं कर रही। ठीक है, लेकिन फेडरल लेवल पर क्या नून लीग को भी दावत दी जाएगी इसमें कौमी कॉन्फ्रेंस में? जी, नून लीग को भी दावत दी जाएगी कौमी कॉन्फ्रेंस के लिए? जी मैंने कहा ना, अक्रॉस द बोर्ड तमाम पार्टी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक। पिछले कई सालों से पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर मसाइल का गढ़ बना हुआ है, जहां ना कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नजर आती है और ना ही सिस्टम की खामियों को दूर किया जा सका है, जिसकी वजह से गर्दिशी कर्जा आज भी एनर्जी सेक्टर का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। और बिजली, गैस और पेट्रोलियम की कीमतों में गैर मामूली इजाफे और भारी टैक्सेस के बावजूद एनर्जी सेक्टर में गर्दिशी कर्जे का यह मसला अभी तक हल नहीं किया जा सका है। और अब हुकूमत गैस के शोबे में गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी मजीद बढ़ाकर अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी कर रही है। अहम बात यह कि इस वक्त गैस के शोबे का गर्दिशी कर्जा 3,300 अरब रुपए है, जिसमें से 1,700 अरब रुपए का कर्जा खत्म करने के लिए हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर मजीद 5 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने जा रही है, जिससे हुकूमत को 540 अरब रुपए इजाफी हासिल होंगे। सीनियर सहाफी शहबाज राना की खबर के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन ने यह तजवीज़ दी है कि गैस के शोबे में 1,700 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर फी लीटर 5 रुपए लेवी आयद की जाए और इस पेट्रोलियम लेवी सरकारी मिल्कियती इदारों के मुनाफे और सरप्लस एलएनजी कार्गोज की डाइवर्जन से होने वाली बचत से गैस का गर्दिशी कर्जा अदा किया जाए। अब अगर काबीना से यह तजवीज़ मंजूर हो जाती है तो अवाम को पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 5 रुपए फी लीटर इजाफी अदा करने होंगे, जिसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 85 रुपए फी लीटर की सतह तक पहुंच जाएगी, जो पहले ही रिकॉर्ड सतह पर है। यानी हर पाकिस्तानी, चाहे उसके पास गैस का कनेक्शन हो या ना हो, उसे अब हुकूमती गलत पॉलिसियों और नाअहलियों का बोझ पेट्रोल और डीजल की इजाफी कीमत की सूरत में उठाना पड़ेगा। अहम बात यह कि यह पहला मौका नहीं है कि जब हुकूमत की गलत पॉलिसियों और नाअहलियों या इदारों की इनएफिशिएंसी का बोझ अवाम को उठाना पड़ रहा है, बल्कि इससे पहले इसी साल जुलाई में हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 8 रुपए फी लीटर तक लेवी आयद कर दी थी, जिसका मकसद यह बताया गया था कि इससे हासिल होने वाली रकम से बलूचिस्तान में
नेशनल हाईवे की तामीर और तौसीक की जाएगी। यानी एक सड़क जो बलूचिस्तान में न जाने कब बने, उसका बोझ भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सूरत में पूरे पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। जबकि बिजली के शोबे में पहले ही सार्फिन को ₹3.23 फी यूनिट सरचार्ज अदा करके हुकूमत की गलत पॉलिसियों और सिस्टम की नाअहलियों की कीमत चुकाना पड़ रही है। अहम बात यह कि गैस के शोबे में एक और बड़ा मसला सिस्टम में सरप्लस गैस की मौजूदगी है, जिसके लिए हुकूमत ने अब कतर और इटालियन कंपनी ENI से मुआहदा किया है कि अगले 2 साल में इन 2 कंपनियों के इजाफी 45 LNG कार्गोज हुकूमत इंटरनेशनल मार्केट में डाइवर्ट कर देगी। अलविया यह है कि 3 साल पहले पाकिस्तान में यह बहस होती थी कि पाकिस्तान को मजीद LNG दरामद करने के लिए नए टर्मिनल्स लगाने की जरूरत है और गैस और बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए LNG की खरीदारी के मजीद लॉन्ग टर्म मुआहदे करना भी जरूरी है। लेकिन आज हालात इसके बिल्कुल बरक्स हैं और अब ये पॉलिसी बनानी पड़ रही है कि सरप्लस LNG की मौजूदगी की वजह से कार्गोज को इंटरनेशनल मार्केट में डाइवर्ट किया जाए, जिसके लिए वफाकी काबीना ने 2027 तक 45 इजाफी LNG कार्गोज की खरीदारी मंसूख करने की मंजूरी दे दी है। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन के सीनियर रहनुमा और मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पावर सेक्टर में एक बड़ा मसला है सर्कुलर डेट का, और गैस सेक्टर में भी अभी ये जो है इसका क्वांटम सर्कुलर डेट का वो 3300 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। अब खबरें ये है कि इसमें से जो 1700 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है उसको गवर्नमेंट खत्म करना चाहती है, फाइनेंस करना चाहती है 2-3 तरीकों से। एक तो जो डिविडेंड्स होंगे स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के, उसके जरिए। इसके अलावा जो LNG हम कार्गोस इंपोर्ट करते हैं उसको डाइवर्ट करके जो बचत होगी उसके जरिए, और पेट्रोलियम लेवी पर 5 रुपए इजाफा करके, जिसका टोटल इंपैक्ट तकरीबन 550 अरब रुपए आएगा। कहा जा रहा है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने ये जो है प्रपोज किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और इस बात पर अब संजीदगी से गौर हो रहा है। तो क्या फैसला हो चुका है कि लेवी बढ़ने जा रही है 5 रुपए से? देखें शहजाद भाई, ये जो गर्दिशी कर्जे का मामला है, एक सेकंड के लिए मुझे सिर्फ वक्त दीजिएगा। मैं आपको ये समझा दूं कि जो बिजली का शोबा है उससे पेट्रोलियम शोबा किस तरह से मुख्तलिफ है, और यकीनन दोनों के अंदर ये मसला अपनी जगह मौजूद है। देखें, पावर के अंदर ये जो सर्कुलर डेट जो था, ये एक हुकूमत की एंटिटी जो 100% ओन्ड बाय हुकूमत पाकिस्तान, जिसको CPPA कहते हैं, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी, उसके ये अनपेड बिल्स की शक्ल में मौजूद था, जिसका मतलब ये था कि ये हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी। पेट्रोलियम शोबे के अंदर ये जो लाइबिलिटियां हैं ये सुई कंपनीज की हैं जो 100% हुकूमत की मलकियत में नहीं है। इसके अंदर ये पब्लिक लिस्टेड एंटिटीज हैं, और ये जो आपकी अनपेड क्लेम्स हैं ये वहां पे पार्क्ड हैं। तो एक ये बुनियादी फर्क है। दूसरा ये कि बिजली के शोबे के अंदर आपको याद होगा डार साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने पावर होल्डिंग कंपनी बनाई थी, जिसके अंदर 600 बिलियन की एक गारंटी इशू हुई हुई थी, जिसको वहां से रिलीज करवा के फर्स्ट लॉस प्रोटेक्शन की शक्ल के अंदर अब ये नया कर्जा हासिल किया गया था। आज जब आप पेट्रोलियम के शोबे के अंदर इस मामले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके ऊपर नई गारंटियां इशू करने के ऊपर पाबंदी है, क्योंकि आप एक IMF प्रोग्राम के अंदर हैं, तो वो भी रास्ता हमारे पास मौजूद नहीं है। तीसरी चीज ये है कि बिजली के शोबे के अंदर डेट सर्विसिंग का सरचार्ज पहले से मौजूद था, जिसको आपने फैक्टर करके या जिसको सिक्योरिटाइज करके आपने इस कर्ज की अदायगी को आगे जाके अगले सालों में पे करना है। पेट्रोलियम के शोबे के अंदर इस किस्म की कोई सरचार्ज वहां पे मौजूद नहीं है, और ना हम कोई प्रपोज करने जा रहे हैं। इसके अलावा चौथा फर्क शहजाद साहब वो ये है कि बिजली के शोबे को हुकूमत पाकिस्तान अपने बजट से 1000 अरब रुपए की तकरीबन सब्सिडी देती है, जो पेट्रोलियम शोबे के लिए मौजूद नहीं है। पांचवा फर्क ये है कि हमने जब पिछले बजट के अंदर कुछ ऐसे इकदाम किए हैं कि जो अच्छे कंज्यूमर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, जिनमें चोरी भी कम होती है, जो बिल भी पूरा अदा करते हैं, उनको बिजली की तरफ हमने पुश किया है कैप्टिव लेवी के जरिए, जिसका मतलब ये है कि क्वालिटी ऑफ कस्टमर प्रोफाइल गैस के शोबे के अंदर डिटेरियोरेट हुई है और बिजली के शोबे के अंदर इंप्रूव हुई है। इसके बावजूद भी, एंड मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जब से शहबाज शरीफ साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, पिछले जून से लेके इस जून तक शहजाद साहब सर्कुलर डेट का फ्लो हमने जीरो कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि और उसके अंदर इजाफा कोई नहीं हो रहा। अब जो तकरीबन यानी कि टैरिफ और जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट बराबर हो चुकी है। ठीक है जी, बिल्कुल।
तो क्योंकि उसके अंदर हमने कुछ एक्शंस लिए जिनकी तरफ आपने भी इशारा किया, अपने जो दोस्त मुल्क कतर है उसके साथ मिलके हमने जो सरप्लस फ्यूल था उसका इंतजाम किया। उस पर मैं तफसील से बात करूंगा, लेकिन अब यह फैसला किया गया है कि पेट्रोलियम लेवी 5 रुपए बढ़ा दी जाएगी। जी जी, मैं बिल्कुल ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि पिछले 1 साल के अंदर फ्लो कोई नहीं बढ़ा, और ये स्टॉक जो है वो प्रिंसिपल स्टॉक तकरीबन 1800 अरब के ऊपर खड़ा हुआ है, और ये IMF ने भी वेरीफाई किया। जो इसके अंदर बढ़ावा आ रहा है वो सिर्फ इसलिए आ रहा है कि जो इंटरेस्ट LPS है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसका इंतजाम करना पड़ेगा। अब जो स्टॉक क्लियरेंस है उसके लिए पेट्रोलियम डिवीजन और पावर डिवीजन की जो टास्क फोर्स है, इन्होंने मिल के चंद ऐसी इंटरवेंशंस को आपस में डिस्कस किया है, और उसके बाद जाके फाइनेंस मिनिस्टर साहब को उसके ऊपर प्रेजेंटेशन दिए, जिसके मुताबिक हम ये जो पुराने नुकसानात का बोझ है उसको क्लियर करने के लिए हम फर्क सिनारियो प्लानिंग कर सकें। उसके अंदर बिल्कुल ये एक मशवरा वहां पे था कि आप लेवी लेके कोई एडिशनल स्ट्रीम को वहां पे बनाएं जिसके जरिए आप इसको सेटल कर लें। ये बिल्कुल वहां पे डिस्कस हुआ है। हतमी फैसला वजीर आजम साहब या काबीना जब उनको प्रेजेंट होगा उसके अंदर होगा। दूसरी चीज ये भी डिस्कस हुई है कि क्योंकि जब सुई कंपनीज ये पैसे देंगी तो SOEs, OGDCL, PPL, GHPL इनको पैसे मिलेंगे, और इनकी इनेबलमेंट कि वो ज्यादा बड़ा डिविडेंड दे सकें वो भी वहां पे मौजूद होगी। ये भी डिस्कस हुआ है। पर इसके साथ साथ मैंने इस चीज की भी निशानदेही की है कि ये जो गर्दिशी कर्जे के अंदर आप अपनी कंपनीज जो आपकी अपनी मलकियत है, आपके $बिलियन वर्थ ऑफ एसेट्स हैं, इनके साथ सौतेला सलूक नहीं कर सकते, जो पिछली दफा पिछले चंद सालों में होता आ रहा है कि इनके पेबल्स हजार दिन के बाद पे हो रहे हैं, इनकी इनवॉइसें हजार दिन के बाद पे हो रही है। मैं चाहूंगा अली परवेज साहब इस पे जरा बारी-बारी बात करें। महीने के अंदर इनवॉइसेस क्लियर हो रही हैं, ये भी मौजूद है। और तीसरी चीज LNG का जो ब्लड जो हमारे पास पावर की लैक ऑफ ऑफटेक की वजह से आया है, उस सेविंग्स को डाइवर्ट करके आप ये स्टॉक क्लियरेंस करें। ऑल दीज थिंग्स एंड मेनी अदर ऑप्शंस आर अंडर कंसीडरेशन। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक छोटी सी टीम बनाई है, उनके साथ मिलकर इसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, एंड देन वी विल प्रेजेंट इट टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। ठीक है। अब मैं जरा इस पे बारी-बारी बात करता हूं अली परवेज मलिक साहब। इनका क्या करना है? अगर ये 5 रुपए मजीद लेवी बढ़ाई जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि पेट्रोल पे लेवी 80 और डीजल पे 85 रुपए हो जाएगी। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो नुकसानात है उसका बोझ हम फिर अवाम पे ट्रांसफर करेंगे। जो हमारे सिस्टम की इनएफिशिएंसीज हैं या जो गलत प्लानिंग हमने की आज तक, उसका बोझ मजीद अवाम पे डाला जाएगा। और यहां पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इस मुल्क में तकरीबन 23 से 24% लोगों के पास गैस कनेक्शन है, यानी कि 75% लोगों के पास गैस कनेक्शन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये जो 5 रुपए का बोझ है ये पूरी पाकिस्तानी अवाम पे डाला जाएगा, चाहे डायरेक्टली वो पेट्रोल और डीजल कंज्यूम करें या इनडायरेक्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए कंज्यूम करें। तो क्या वजह है कि हमारे सिस्टम की इनएफिशिएंसीज, हमारी नाअहली, हमारी गलत प्लानिंग का बोझ जो है वो हम 25% अवाम पे नहीं जो कि गैस कंज्यूमर है, बल्कि 100% अवाम पे डालने जा रहे हैं? हाउ डज इट मेक सेंस? शहजाद साहब, मैंने आपसे निहायती आजी से गुजारिश की कि मैंने पहले जो सर्कुलर डेट का फ्लो है उसको जीरो करने की कोशिश की है, ताकि मजीद नुकसान शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के तहत यहाँ पे ना हो। उसके बाद जो पुराना नुकसान हम 1800 अरब का कर चुके हैं, मैंने पिछली ECC के अंदर भी ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब को गुजारिश की थी कि जो आप पावर को देते हैं उसका चौथा हिस्सा ही मुझे दे दें, ताकि मैं चंद सालों के अंदर अपने पुराने नुकसानात का हल कर लूं। अगर आप वो भी मुझे देते हैं तो वो भी तो टैक्स रेवेन्यू से इकट्ठा होगा ना। अब ये पुरानी जो नुकसानात है, पुरानी जो आप जो मर्जी हमारी कमजोरियों की तरफ इशारा करें, मुझे बताएं आज मैं उसका क्या हल करूं। तो जज्बाती अंदाज के अंदर मसाइल को हल करके ये बिल तो सेटल होंगे नहीं। अब ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि तकरीबन जो डोमेस्टिक गैस के कनेक्शन है हमारे पास 1.12 करोड़ इस किस्म के हैं, और वो नुकसान उन लोगों की कीमतें ना बढ़ा के, उन लोगों के नुकसानात को कम करके आपने वो नुकसान यहाँ पे झेला है, और उसके बाद अब आप बिजली के या जो पेट्रोल के कंज्यूमर या डीजल के कंज्यूमर पे डालने जा रहे हैं। दिस इज वन ऑफ दी ऑप्शंस। मैंने आपसे बिल्कुल नहीं कहा ये बात आप जो कह रहे हैं कि देखिए कोई सब्सिडी नहीं है। गैस सेक्टर के लिए आपके पास अगर कोई 1800 अरब रुपए के लोगों के बिल हैं जिनसे हमने ईंधन खरीद लिया हुआ है और उनको पेमेंट नहीं की और उनको देना पड़ेगा। जो आपका आर्गुमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि देखिए टैक्सेस के जरिए सब्सिडी तो नहीं ले रहा गैस सेक्टर, लेकिन अगर ले रहा होता है तो टैक्स तो ऑब्वियसली वही देता है, ज्यादा टैक्स वही देता है जो ज्यादा कमाता है। लेकिन यहां पे तो आप सबके ऊपर बराबर बोझ डाल रहे हैं, आप उनके ऊपर भी बोझ डालेंगे अगर इस फैसले पे आप पहुंचते हैं जो कि गैस का कंज्यूमर नहीं है।
तो ये उनके लिए तो फेयर नहीं होगा। और ये सिर्फ एक वाहिद फैसला नहीं है, अभी 3-4 माह पहले हमने देखा था कि 8 रुपए लेवी लगा दी गई ये कह के कि बलूचिस्तान में हाईवे बननी है। अब जो पंजाब, केपी, सिंध में बैठा हुआ है उसका डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, वो वैसे ही टैक्स पे कर रहा है हाईवेज बनाने के लिए, लेकिन उस पर भी 8 रुपए मजीद लेवी डाली गई कि हमें बलूचिस्तान में एक हाईवे बनाना है। ये कैसे फेयर एक प्रपोजल है आप लोगों की तरफ से? देखें, मैंने आपसे कतन ना इसको डिफेंड किया, मैंने आपसे ये कहा कि दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस अंडर डिस्कशन। शहजाद साहब, गुजारिश ये है कि जब आप ये बाकी के भी फैसले करते हैं तो टैक्स पेयर के ऊपर जब बोझ डालते हैं, उसमें भी लोग ऐसे होते हैं जो टैक्स नहीं देते और उनको भी बेनिफिट मिल जाता है। इसी तरह जो बड़ी गाड़ी वाला होगा उसके ऊपर ज्यादा बोझ पड़ेगा। मैं इसको कोई डिफेंड तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि मैंने उस 1800 अरब के नुकसान को सेटल करने का कोई इंतजाम करना है कि नहीं करना, या उन पैसों को राइट ऑफ करवा के सुई कंपनियों को बैंकरप्ट करना है, ये फैसला आप कर लें। मैंने तो आके सबसे पहले इसका जो भाव है उसको तोड़ा, उसको रोका, आईएमएफ से वैलिडेट करवाया और अब उसके बाद रेवेन्यू सोर्सेस तलाश कर रहा हूं कि ये जो कंपनियां जिन्होंने ईंधन, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये रेवेन्यू जो आप कह रहे हैं कि हम पॉसिबिलिटीज तलाश कर रहे हैं, उसमें फिर कोई ऐसा फॉर्मूला होना जिसपे आम आदमी पे कम से कम बोझ आए, स्पेशली जो शख्स वो ये कंज्यूम ही नहीं कर रहा उस पर तो ना आए ना ये बोझ। वो लकड़ियों से गैस, मैं लकड़ियों से आग जलाता हूं, मैं एलपीजी खरीद लेता हूं, मैं उसकी पेमेंट भी करूं, वहां पे भी टैक्सेस अदा करूं, और मैं यहाँ पे जो इनएफिशिएंसीज है सिस्टम की उसमें भी पैसे अदा करूं। शहजाद भाई देखें, आप मुझे हल बता दें ना जी। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि मैंने एलएनजी की सरप्लस वॉल्यूम्स की सेविंग्स भी डाइवर्ट करने की बात कर रहा हूं। मैं आपसे डिविडेंड्स जो हैं उनको भी अपनी एसओई कंपनीज के थ्रू निकाल के इस मामले का हुजूम कम करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं फाइनेंस से बजट भी मांग रहा हूं। मैं इसके अलावा हर किस्म की कोशिश कर रहा हूं कि इस निजाम के जो पिछले नुकसानात हैं उनको मैं रिकवर करवा दूं। अब ये एक ऑप्शन है जिसके अंदर ऑब्वियसली बड़ी गाड़ी वाले के ऊपर ज्यादा बोझ आएगा क्योंकि इसकी ईंधन की खपत भी ज्यादा होगी, और जो गरीब आदमी होगा उसके ऊपर यकीनन बोझ कम आएगा क्योंकि वो मोटरसाइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सी बात है, उसकी गाड़ी भी छोटी है, उसकी व्हीकल अगर छोटी है तो, लेकिन वो भी अभी तो ये फैसला और ये पर लीटर के हिसाब से तो उसके ऊपर भी बोझ, पर लीटर के हिसाब से तो उस पर भी बोझ बराबर ही आएगा ना। इनफैक्ट कोई डिसीजन होगा तो मैं आपके पास ले आऊंगा। ठीक है, वो सही है, इसीलिए हम पूछ रहे थे कि फैसला हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है जिसका बोझ आम आदमी पे ज्यादा आता है। आप इसको इस तरीके से पेश करें कि बड़ी गाड़ी वाला ज्यादा पेट्रोल ज्यादा डलवाएगा, उस पर बोझ ज्यादा आएगा। उनको कह रहा हूं फाइनेंस को कि मुझे अपनी बजट में से दे दे, उसके बाद वो उसको फाइनेंस किस तरह करते हैं, 60% इनडायरेक्ट लेते हैं या 40% वो डायरेक्ट लेते हैं, और उसको क्या वो बेहतरी कर रहे हैं उसका तो जवाब आपको फाइनेंस मिनिस्टर साहब देंगे ना। मैं तो एक सिंपल सा मसला आपके सामने रख रहा हूं कि 1800 अरब रुपए का हमने ईंधन ईएनपी कंपनी से खरीद लिया है, उसको हमने इस्तेमाल कर दिया है, उसको हमने नुकसान करके उसको जिस तरह भी चूल्हों में जला दिया है, क्या उनकी पेमेंट करनी है कि नहीं करनी, इसका मुझे आप जवाब दे दें। सही है, बिल्कुल कर रही है, और इसीलिए मैं कह रहा था कि इसका सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए जिससे आवाम पे कम बोझ आए। अब ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने देखना है कि इसको किस तरीके से आप जो है ऑफसेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें एक प्रपोजल ये भी है जो आपने खुद कहा कि जब हम एलएनजी कार्गोज को डाइवर्ट करेंगे उससे तकरीबन कहा जा रहा है कि 415 अरब रुपए जो हम बचा सकते हैं, और वो गैस की कीमत कम करने में नहीं हम इस्तेमाल करेंगे, उसको भी यहीं पे डाइवर्ट कर देंगे ताकि गैस का जो गर्दिशी कर्जा है उसका स्टॉक कम हो सके। एक तो ये बताइएगा कि ये अब तो फेडरल कैबिनेट ने फैसला कर लिया है ना कि 45 कार्गोज जो है 24 कतर से और 21 ईएनआई से वो हम डाइवर्ट करने जा रहे हैं। देखें, वो ईएनआई की वॉल्यूम आप 2 सालों की बता रहे हैं, पर यकीनन क्योंकि जो गैस का शोबा, जो बिजली का शोबा हमसे 800 MMCFD लेता था, वो 400 के ऊपर अपनी खपत ले आए और आगे हमें बता रहा है कि मैं 200 MMCFD पे चला जाऊंगा, तो मैं ये महंगा ईंधन 3-3.5 हजार का लाके 500,000 रुपए MMCFD पे बेच के गर्दिशी कर्जा नहीं बढ़ाना चाहता। आपने ये जो 400 अरब की बात की है, ये नंबर ठीक नहीं है। आज तक हमने 1000 अरब से ज्यादा का नुकसान किया, पर इस साल का जो तखमीना इस डाइवर्जन का ओगरा ने लगाया हुआ था वो तकरीबन 240 अरब के करीब था, और उसमें आधा साल तो गुजर चुका हुआ है। तो अब तो अगर मैक्सिमम सेविंग होती भी है तो वो 100-120 अरब की होगी, और जब आप ये सेविंग करेंगे तो उसके अगेंस्ट आप अपनी मकामी फील्ड जो आपने बंद की हुई है उनको चलाएंगे, तो उनकी भी तो पेमेंट करेंगे ना। तो द सेविंग विल बी लेस देन 100 बिलियन रुपीज जो हमारा अंदाजा है। उसके बाद आपने ये जो 1800 अरब के अंदर उसको कितना इस्तेमाल करना है, उसकी क्या अपोर्शनमेंट होनी है,
और क्या आप अपने गैस के शोबे के ऊपर ये जो तोक एक आपके गर्दन के ऊपर टंगा हुआ है, इसको हल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? ये एक बड़ा फैसला है जो काबीना से हम और वजीर आजम साहब से हिदायत मैं लेकर अली परवेज मलिक साहब, क्योंकि ये मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं क्योंकि आप अब इस मिनिस्ट्री में कुछ अरसे से हैं। ये क्या है इस मुल्क में कि 4 साल पहले यहीं पर बैठ के हम ये डिबेट कर रहे होते थे कि अगर हम 10 या 11 लॉन्ग टर्म कार्गोज मंगा रहे हैं वो कम है, हमें स्पॉट पे मंगवाना चाहिए, जो हमारे 2 टर्मिनल्स हैं उनकी कैपेसिटी को हम बेहतर तौर पे इस्तेमाल करें। स्पेशली विंटर्स में ये मामला होता था। आज हम सर्दियों में ही बैठ के ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें इतने कार्गोज की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ सप्लाई ग्लट मौजूद है, लिहाजा इनको डाइवर्ट किया जा सके। ये मतलब पाकिस्तान के डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं या हमारी प्लानिंग का फुकदान है? क्योंकि हम तो पीटीआई से, इनफैक्ट आपके लोग आके ये सवाल करते थे अली जैदी साहब से कि 2 टर्मिनल नहीं, आप मजीद टर्मिनल लगाएं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जो है एलएनजी कार्गोस इंपोर्ट कर सकें। आज हम डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं, ये क्या हुआ है सडनली? अच्छा, मैं बिल्कुल इसका जवाब देता हूं। मैं मगर उससे पहले ये भी बता दूं कि वजीर आजम साहब ने इस दफा जब हम सर्दियों के अंदर जा रहे थे, मुझे ये भी हिदायत दी थी कि डोमेस्टिक शोबे को किसी किस्म की तकलीफ ना आए। तो इस हिदायत को देखते हुए हमने तकरीबन 500 MMCFD जो SNGPL के अंदर हम डोमेस्टिक शोबे के लिए गैस देते थे, उसको आज 650 MMCFD से ज्यादा रखा हुआ है। SSGC के अंदर हम तकरीबन 400 देते थे, वो आज 480 MMCFD के ऊपर रखा है, जिसकी वजह से आपने देखा है कि आज जो हमारा घरेलू सारिफ है उसके पास कदरे बेहतर सूरत हाल है। अब जो आप बात कर रहे हैं कि ऐसी क्या बुनियादी तब्दीली आई है कि आज हम एक गैस डेफिशिएंट मुल्क से एक गैस सरप्लस मुल्क की तरफ चले गए हैं, उसकी तरफ मैंने पिछले सवाल के अंदर आपको जवाब दिया, और बेहतर उसका जवाब आपको अवैस लगारी साहब जो पावर के शोबे से ताल्लुक रखते हैं वो दे सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या फैसला हुआ या उनके ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हुए कि 800 MMCFD की जगह वो 400 उन्होंने लेनी शुरू कर दी है। आज अगर वो 800 MMCFD जिसके मुताबिक ये सारा आर्किटेक्चर बनाया गया था, आज अगर आप उतना ही ईंधन पेट्रोलियम शोबे से डिमांड करें तो कोई ग्लट नहीं है, कोई सरप्लस नहीं है, क्योंकि पावर का शोबा अब गैस कम ले रहा है। उसके बाद IMF प्रोग्राम के तहत आपने कैप्टिव लेवी लगा के इंडस्ट्रियल यूज भी गैस की कम करने की कोशिश की है, और उसके बाद सोलर पावर की जो सोलर पैनल्स और सोलर की जो प्रोलिफरेशन आई है उससे तकरीबन 20,000 मेगावाट बिजली अब लोगों ने बिहाइंड द मीटर सोलर और नेट मीटरिंग के ऊपर ले गए हैं। तो आपको अपनी इक्वेशन को रिकैलिब्रेट करना पड़ रहा है। तो ये तो फिर अली परवेज मलिक साहब, देखिए ये तो सारे जो एनर्जी सेक्टर है, इसका मतलब हमारा रख दिया, बट मेरे लिए नुकसान को मिनिमाइज करना इज द बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि मेरी वो जिम्मेदारी है। आप ऑब्वियसली आप इसके रिस्पांसिबल नहीं है, आपको ये वजारत में आप वो भी दे, मैं उससे बेहतर इसको करना चाहूंगा। देखिए ये तो ऐसा लग रहा है 2015-16 में जो हमारी मुकम्मल एनर्जी पॉलिसी थी उसका एक डिजास्टर है। ऑब्वियसली उस वक्त आप नहीं थी, जिम्मेदारी अब दी गई है, लेकिन उस वक्त तो आपकी हुकूमत ये कहती थी कि हमने LNG टर्मिनल लगा दिए, LNG मंगवाएंगे, पावर प्लांट चलाएंगे। अब मसला ये कि LNG पावर प्लांट कहते हैं अवैस साहब के मेरिट ऑर्डर में पीछे चले गए, यानी कि LNG वो कंज्यूम करना नहीं चाह रहे। इसका मतलब एक जो LNG पावर प्लांट लगाएं उस पर कैपेसिटी पेमेंट हम वैसे ही देते रहेंगे, और जो इजाफी LNG है वो अब अगर हम LNG कंज्यूमर्स को दे रहे हैं तो वो भी 3,500 MMBTU पे दे रहे हैं। फिर सोलर के हवाले से ये आप ही की हुकूमत की प्लानिंग थी कि सोलर पे टैक्स कम करो, सोलर किट्स इंपोर्ट करो, पैनल इंपोर्ट करो। आज हम सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि जो लोग सार्फिन ग्रिड से निकल के सोलर पे जा रहे हैं उस वजह से कैपेसिटी पेमेंट मजीद बढ़ेगी। ये पूरा जिसको आप 2015-16 में कहते थे कि हमने एनर्जी मसाइल फिक्स कर दिए, LNG पावर प्लांट लगाकर, LNG लगाकर, पावर प्लांट्स लगाकर, ये तो अब एक डिजास्टर बनता जा रहा है उल्टा। फिर देखिए, मैं आपसे ये जो पीछे जो भी मंसूबा बंदी हुई है, मंसूबा साजी हुई है, मैं तो उसके जो नताइज हैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि मुझे बताएं कि अगर आज आप मस्ट रन प्लांट्स को आज ना चलाएं और पीछे आपकी सॉवरन कमिटमेंट्स हो, तो मुझे बताएं उस ईंधन का क्या करना है? सॉवरन डिफॉल्ट करनी है या उसके लिए वही करना है जो मैं कर रहा हूं, और अपने मामलात को, गर्दिशी कर्जे के फ्लो को उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब की जाती दिलचस्पी के साथ जीरो पे रखते हुए लोगों के लिए कीमतें भी अब आगे बढ़ाने से बचा रहा हूं उस मामले को सारे के सारा। बाकी जो सोलर की जो आपकी डिप्लॉयमेंट है, पावर प्लांट क्यों चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हो, जब आपने बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे उसके अंदर मिड में आप क्यों रिव्यू कर रहे हैं? इसके लिए आपको मेरे ख्याल से जो पावर के वजीर हैं उनको बुला के इसके ऊपर पूछना चाहिए। मेरे तो जो मसाइल है वो मैंने आपके सामने पेश कर दिए। अली साहब, मैं दोबारा ये कहूंगा, ऑब्वियसली आपको तो ये जिम्मेदारी अब मिली है और आप इसको फिक्स करने की कोशिश करें, बट समबडी हैज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी इन दिस कंट्री। मैं वही कह रहा हूं, जिन मंसूबों को आप बताते थे फ्लैगशिप मंसूबे हमारे, वो तो अब आपके लिए चाहे पावर हो या
LNG हो वो तो डिजास्टर साबित हो रहे हैं और अब हम उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, फायर फाइटिंग कर रहे हैं कि क्या करें, इसके नुकसानात को कम कैसे करें। तो ये सोचे ना, अगर दबाव में आके PTI एक और टर्मिनल लगा देती, वो 4-5 और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लेती, तो कहां लेके जाते हैं हम फिर वो। देखिए शहजाद भाई, मैंने आपसे ये कहा है कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब की हिदायत पे शहबाज साहब की तरफ से पेट्रोलियम के शोबे को, सर ये मियां साहब के दौर के लगे हुए LNG टर्मिनल्स हैं तो सर, ये पावर प्लांट्स उन्हीं के दौर के लगे हुए हैं जिसमें बताया जाता था LNG जो है वो जबरदस्त एक ईंधन है, हमें सस्ता पड़ेगा। अब हम कह रहे हैं LNG नहीं, हमें कोल चाहिए, कोल नहीं हमें सोलर चाहिए। मुझे इस शोबे को सस्टेनेबल रखना है और उसके अंदर सक्सेस हुई है तो आज टर्किश पेट्रोलियम अपना दफ्तर यहाँ पे खोल रही है और इन्वेस्टमेंट कर रही है। सोकार के लोग यहाँ पे आज पाकिस्तान में मौजूद है कि आगे इस शोबे के अंदर वो नए कुएं निकालने के अंदर हमें मदद करना चाहते हैं। अब जो बुनियादी नुकता ये है कि आपको क्या इन कॉन्ट्रैक्ट्स को मिडवे रिव्यू करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए, दैट डिसीजन हैज ऑलरेडी बीन टेकन, दैट शिप हैज ऑलरेडी सेल्ड। आज जो हमें चीज करनी चाहिए वो ये तय कर ले कि हमने इन शोबों को डीरेगुलेट करना है, हमने सिंगल बायर मार्केट से बाहर निकलना है, ताकि इसके बाद अली परवेज की भी अगर कोई गैर मुनासिब मनसूबाबंदी हो तो वो अवाम के ऊपर बोझ का बायस ना पड़े। सही, मुझे एक चीज का जवाब दीजिएगा अली साहब, ये जो हम कार्गोस को जो के साथ मिलकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो कार्गोस को डाइवर्ट करेंगे वो NPD पे कर रहे हैं, नेट प्रोसीड डिफरेंशियल पे। तो इसका मतलब अगर ये कार्गो स्पॉट मार्केट में बिकने जाते हैं और इसमें कतरीज का या इने का नुकसान होता है तो वो फिर हमें भरना पड़ेगा और हमसे मतलब है कि वो भी कंज्यूमर पे ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन अगर फायदा होता है इस सूरत में तो फिर वो कतर को मिलेगा या ENI को मिलेगा, ऐसा ही है। और इस वक्त अगर स्पॉट मार्केट देखी जाए तो आपको क्या लगता है कि ये जो डाइवर्जन होंगे 45 कार्गोस का, इसका हमें नुकसान होगा या इससे फायदा नजर आ रहा है इस वक्त मार्केट में? देखें, ये जो आपने NPD क्लॉज को डिफाइन किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेरे से पहले तय कर ली गई है। अभी तो हम उसके मुताबिक ही ऑपरेट करेंगे। और कुछ हमारे माहिर मईशत वो कुछ चैनलों पे बैठ के बता रहे थे कि जी इनको आपको किसी और को बेच देना चाहिए। तो मैं आपको ये भी बता दूं, इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ये भी इजाजत नहीं है कि सुई कंपनीज के अलावा आप इनको मकामी तौर पे भी किसी को भेज दें। तो वो लिटिल नॉलेज इज जो लोग ये बातें कर रहे थे, सिर्फ मैं उनको आपके चैनल के तवज्जुह से ये पैगाम देना चाह रहा था। अब जो आपने बात की कि नुकसान होगा कि नहीं होगा, देखें शहजाद साहब, गुजारिश ये आज तक 2000 फाइनेंशियल ईयर 19 से लेके आज तक हम 1000 अरब का नुकसान कर चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर हमने तकरीबन 240 अरब का नुकसान का तखमीना लगाया गया। मैंने आपको बताया 120 के करीब तकरीबन हो चुका है क्योंकि 6 महीने गुजर गए हैं। अब अगर खुदा ना खास्ता नुकसान होता भी है तो इट विल बी फार स्मॉलर, मेरे ख्याल से 10वां हिस्सा भी नहीं होगा जो हमने करना था अगर हम डाइवर्ट करके चूल्हों में उस गैस को साड़ते। तो इसके बाद आप बात कर रहे हैं कि क्या विजिबिलिटी है, तो आज जो JKN है, जो इमीडिएट आपका जो LNG कार्गोस की प्राइस है वो तकरीबन $11 के करीब है। हमारी परचेज उससे सस्ती होगी। आज तो कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा, पर मेरे पास वो जादू का चिराग नहीं है कि मैं आगे देख सकूं साल के क्या सूरत हाल होगा, बिकॉज मार्केट्स तो इवॉल्व करती रहती हैं। पर आज अगर हम ब्रेंट $70 पे देख रहे हैं तो तकरीबन ये $8 से $8.5 होगा, जो कि इंटरनेशनल मार्केट से कम है। किस मुश्किल बैंकरप्सी से इस गैस के शोबे को हम निकाल के आज इस मौके पे लाए हैं कि यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करने की 20 साल के बाद हमारे साथ समुद्र के अंदर कुएं निकालने की बात कर रहे हैं। हमने स्टॉक भी, हमने फ्लो भी तोड़ दिया है, हमने बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि बैंकरप्सी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है सवाल ये बनता है कि जो पॉलिसी मेकर्स जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई और जिसको नूली की हुकूमत खासतौर पे फखरिया तौर पे पेश करती थी, हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसमें अगर आज 10 साल बाद जाके वो एक बैंकरप्सी स्टेज पे पहुंचा हुआ है तो जवाबदेही तो होनी चाहिए कि पॉलिसी कैसे बनाई गई थी, क्या कोई लॉन्ग टर्म विजन था भी या नहीं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। भारत में आज एक बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट बड़े सियासी तनाज़े की वजह बन गया है, जिसके बाद मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ना शुरू हो गया है। और यह सब उस वक्त हो रहा है कि जब 3 माह बाद मगरबी बंगाल में इलेक्शन शेड्यूल्ड है और भारतीय हुकूमत जमात BJP ने रियासत बिहार का इलेक्शन जीतने के बाद मगरबी बंगाल का इलेक्शन जीतने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। भारत में इस नए सियासी तनाज़े की शुरुआत उस वक्त हुई जब फुटबॉल के अजीम तरीन खिलाड़ी यानी कि गोट का दर्जा रखने वाले लियोनेल मेसी अपने टीममेट रोड्रिगो डी पॉल और यूरुग्वे के फुटबॉलर लुइस सुआरेज के साथ भारत के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उनकी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत कई हाई प्रोफाइल शख्सियात से मुलाकात मुतवक्को है। मगर आज मेसी के तारीखी दौरे के पहले दिन भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो कुछ हुआ उसने भारत में हंगामा खड़ा कर दिया है,
जहां मेसी की एक झलक देखने के लिए हजारों फैंस ने 10,000 रुपए से ज्यादा का टिकट खरीदा था। मगर कोलकाता के इस स्टेडियम में मेसी की आमद के कुछ ही देर में स्टेडियम हंगामे और शदीद बदनसीबी का शिकार हो गया। जो शायकीन हजारों मील दूर से हजारों का टिकट खरीद कर मेसी को देखने आए थे, वो मेसी की एक झलक देखने की भी हसरत पूरी ना कर सके, क्योंकि शायकीन के मुताबिक मेसी जब स्टेडियम पहुंचे तो उन्हें सिक्योरिटी और सियासतदानों ने घेर रखा था। मेसी मुंतजमीन और सियासतदानों के दरमियान इतना घिरे हुए थे कि स्टेडियम में लगी स्क्रीन पर भी मेसी नजर नहीं आ रहे थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक कोलकाता के स्टेडियम में फुटबॉल लेजेंड को तकरीबन 2 घंटे तक रुकना था, लेकिन वो सिर्फ 20 मिनट बाद ही स्टेडियम से निकल गए, जिसके बाद शायकीन का पारा हाई हो गया। मद्दाहों ने स्टेडियम की कुर्सियां तोड़ना शुरू कर दी। स्टेडियम में न सिर्फ बोतलें फेंकी गई, बल्कि शायकीन भी स्टेडियम के अंदर घुस गए और पुलिस के साथ हाथापाई जैसे मनाजिर देखे गए। 500 आदमी घेर के रखा मेसी को, सब नेता भी नेता लोग। हम लोग को क्यों बुलाया? ये देखिए टिकट 10 आदमी लोग क्या करने आएंगे हम लोग? पब्लिक मतलब बेवकूफ है बंगाल में। माई चाइल्ड वॉज सो एक्साइटेड कि हम मेसी को देखेंगे, पर हम मेसी को नहीं देखे। इट वॉज फुल डिसअपॉइंटमेंट, यू नो, एंड इट्स अ स्कैम आई थिंक फॉर पीपल। एकदम घटिया इवेंट, कुछ नहीं देख पाए, ना एक किक आउट करवाया, ना एक पेनल्टी लिया, पूरा फ्रॉड करके चला गया। इतना लोगों का पैसा, इमोशन, टाइम सब बर्बाद। यानी भारत लियोनेल मेसी के दौरे को अपनी सॉफ्ट पावर के तौर पे दिखाना चाहता था, मगर इस दौरे का पहला ही दिन भारत के लिए पब्लिसिटी डिजास्टर बन गया है। और अब जहां शायकीन की जानिब से इंतजामिया से फुल रिफंड का मुतालबा किया जा रहा है, वहीं बीजेपी और भारतीय मीडिया ने इस पूरे मामले को सियासी रंग दे दिया है। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने तो इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए मेसी, उनके मद्दाओं और तमाम शायकीन से माजरत की है और इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का भी ऐलान कर दिया है। जबकि कोलकाता पुलिस ने मेसी के दौरे भारत के ऑर्गेनाइजर को गिरफ्तार भी कर लिया है, मगर बीजेपी ने इस वाक़े पर ममता बनर्जी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। रियासत मगरबी बंगाल के अपोजिशन लीडर ने ममता बनर्जी पर लूटमार का इल्जाम लगाते हुए कहा कि जिन लोगों ने मेसी की एक झलक देखने के लिए हजारों रुपए खर्च किए, उनसे सेकंड क्लास शहरियों वाला सलूक किया गया है। ममता बनर्जी इस्तीफा दे। इसके अलावा बीजेपी ने इस वाक़े को भारत की बेइज्जती और टीएमसी की नाअहली करार दिया है। यानी मेसी का दौरा भारत में सियासी जंग और पॉइंट स्कोरिंग की वजह बन गया है। इसके अलावा इस पूरे मामले का एक और दिलचस्प पहलू भी है कि भारत फुटबॉल खेलने वाले ममालिक की दौड़ में कहीं स्टैंड नहीं करता, इसलिए वहां मेसी जैसे लेजेंड प्लेयर का आना बहुत बड़ा इवेंट और एजाज की बात है। इनकी शोहरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शाहरुख खान, जो सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के एक बड़े स्टार हैं, वो खुद अपनी फैमिली के साथ मेसी से मिलने पहुंचे। और देखिए शाहरुख खान को कैसे लोगों की भीड़ में से गुजरकर मेसी से मिलना पड़ा था। आपने देखा कि ये इवेंट भी एक पब्लिसिटी डिजास्टर से कम नहीं था। जबकि अहम बात यह कि बात सिर्फ यहां तक महदूद नहीं है, बल्कि कोलकाता में ही मेसी का जो मुजस्मा बनाया गया है, वो भी भारत की जगहसाई का बाइस बन रहा है। और सोशल मीडिया सार्फिन इसे मेसी से ज्यादा शोएब मलिक के मुजस्मे का नाम दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, तो उसे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।